प्राइम टाइम में खबरों की सुपर डोज वाले बुलेटिन में आज आपको हर वो समाचार मिलेगा जिसका आपसे सीधा सीधा सरोकार है। तमाम खबरों के साथ समाचारों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे बुलेटिन में क्या कुछ मुख्य खबरें आज रहने वाली है। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आज छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई होगी, जहां सीएम योगी पहुंचे और वहां उन्होंने एक हत्याकांड के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। लेकिन सीएम योगी ने कांग्रेस सरकार को इसका जिम्मेदार क्यों बताया, ये आपको समझाएंगे। खबरों के कारवां में अगला पड़ाव होगा दिल्ली का, जहां की जहरीली हवा खौफ की वजह बन गई है। मगर दिल्ली के घुटते हुए दम पर सियासत आखिर क्यों कम नहीं हो रही, ये भी समझाएंगे। साथ ही चुनावी मैदान में प्रचार की शुरुआत कैसे चाय की चुस्की के साथ हुई और किचन में स्मृति ईरानी का कौन सा रूप नजर आया और कैसे ये भी सियासी सुर्खियों में छाया है, ये भी आपको समझाएंगे। और साथ ही राजस्थान के चुनाव में जूते वाला दाव किसने चला है और किसने किया ऐलान कि उनको चुनाव जूतों से लड़ना आता है, वो भी आपको समझाएंगे। इन तमाम खबरों के साथ आज हम अपने शो की शुरुआत करेंगे, जहां आपको सियासत से लेकर के चुनावी हलचल तक एक एक खबर, एक एक अपडेट हम देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां सियासी मैदान सजा हुआ है। 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का रथ तो थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में जबरदस्त हलचल नजर आई। प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुकमा से चुनावी बिगुल फूंका, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरते हुए नक्सलवाद की समस्या पर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं, व्यक्त करता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो कांकेर में सीएम योगी ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा और ऐसे में आपको ये भी समझा देते हैं कि हत्या की इस वारदात को कब अंजाम दिया गया और पूरा मामला दरअसल है क्या। हत्या की इस वारदात को 4 नवंबर को अंजाम दिया गया, जब अनजान नक्सलियों ने चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी। रतन दुबे भाजपा की नारायणपुर जिला इकाई के उपाध्यक्ष थे। ये वारदात नारायणपुर के कौशल नगर बाजार में हुई, जहां 3 से 4 नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड के बाद से ही सियासी गलियारों में भी हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ऐसे में सीएम योगी ने आरोप कांग्रेस पर लगा करके मामले को और तूल दे दिया है। वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब भी दिया है। आरोप लगाए थे तो मैंने कहा कि किसी जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छूट-फूट घटनाएं हो रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है। छत्तीसगढ़ में अगर नक्सल की समस्या ने परेशान किया है, तो वहीं दिल्ली में सांसों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदूषण की काली चादर दिल्ली का दम घोट रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि घर से मत निकलिए, लेकिन समस्या का समाधान तलाशने की जगह सियासी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के लोग शायद अभी यही सोच रहे होंगे कि दम घोटने वाली जहरीली हवा में जिंदा कैसे बचें, मगर सियासत से जुड़े धुरंधरों ने अपने पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए प्रदूषण को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, गाजियाबाद वाले, गुरुग्राम वाले, फरीदाबाद वाले, नोएडा वाले और आज एक एक सांस को ये तमाम लोग तरस रहे हैं। मगर सांसों पर सियासत का रिवाज कोई दिल्ली से सीखे। स्वच्छ भारत
भारत की परिभाषा में शायद इसी काली चादर को ऑक्सीजन कहते हैं। आदमी सूंघ ले तो सीधे जन्नत, और दिल्ली में तो ऐसा बंदोबस्त हुआ कि सूंघना छोड़िए, इसी को जनता पी रही है, इसी को घोंट रही है और इसी को लपेट कर घूम रही है। हंसिए मत, सरकार का शुक्रिया अदा करिए कि हम धन्य हुए जो आपके इस राज में करोड़ों सिगरेट से जहरीला धुआं आसमान में फैला है। इसे बच्चे घोंट रहे हैं, बुजुर्ग घोंट रहे हैं, औरतें घोंट रही हैं, नौजवान घोंट रहे हैं। मुस्कुराइए कि आपका स्वागत है संसार के सबसे जहरीले शहर में। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। 400 क्रॉस कर गया AQI, और ये बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ उनके लिए जिनको सांस की तकलीफ है, बल्कि इवन आप और हमको। पेशेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनको कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूशन और चेंज वेदर तंग कर रहे हैं। हवा के साथ जहरीला धुआं जब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा तो प्रदूषण की काली चादर में राजधानी लिपटी हुई नजर आई। दिल्ली के इस हाल को देख दिल में सवाल उठा कि नेताजी अब कुछ तो करिए। नेताजी आ गए हिसाब किताब के साथ, कहते हैं धुआं तो यूपी और हरियाणा से आया, हम क्या करें। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। देखे होंगे आपने बड़े बड़े विद्वान, मगर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री के क्या ही कहने। हवा में बिछी प्रदूषण की इस काली चादर में मंत्री महोदय को ये समझ आ गया कि कौन सा धुआं यूपी का है, कौन सा हरियाणा का, कौन सा पंजाब का। सोचिए कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाकी है कि पंजाब में आपकी ही सरकार है। शायद इसलिए पंजाब का धुआं दिल्ली का रास्ता ही भूल गया। डाटा कोई भारतीय जनता पार्टी का फैब्रिकेटेड डाटा नहीं है, ये ICAR का डाटा है कि पिछले 3 दिन में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, मैं ये डाटा आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, 5140 मामले सिर्फ और सिर्फ पंजाब से आए हैं। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, और उसके मुकाबले हरियाणा में, जिसको वो पानी पी के कोस रहे हैं, 175 मामले आए। दिल्ली शहर की हवा में किसका धुआं घुला है, ये अपने आप में ही पहेली है। मंत्री जी की पारखी नजर जानती है कि धुआं पंजाब से नहीं आया, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आपके विज्ञान का पोल तो पंजाब में आपके ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खोल दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो डाला। इसमें किसान पराली जलाने से मना करने के अधिकारी के हाथों से ही पराली में आग लगाते हैं। अब भी यही कहेंगे कि धुआं पंजाब से तो नहीं आया। किसान आगे प्रशासन को क्या जमात मार दो। पंजाब के फिरोजपुर में पराली स्टोरेज के अंदर लगी आग भी बताती है कि धुएं का जिम्मेदार कौन है। लेकिन क्या करे, मंत्री जी को दिल्ली की हवा में पंजाब का धुआं नहीं दिखता। सर जी, सवाल ये नहीं कि दिल्ली में धुआं कहाँ का आया, सवाल ये है कि सांसों पर संकट की नौबत क्यों आई। दिल्ली को साफ हवा देने के जिम्मेदारों ने अपने हिस्से का काम कितना किया। धुआं दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का या यूपी का, धुआं होता तो जहरीला ही है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखकर आप भी सोचेंगे कि राजनीति में जुबान जहरीली बन जाती है। इस जहरीली जुबान से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। चुनाव के बीच डींग के कामा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नौक्षम चौधरी की जुबान भी जहर उगलने में किसी से पीछे नहीं रही। वो कहती हैं कि उनको चुनाव लड़ना आता है, फिर चाहे उसके लिए जूता ही क्यों न चलाना पड़े। सोचिए, आप इनके देश में पधारे और स्वागत हो जूते से, और जूते का और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है। खूबसूरत चेहरा, हिरण जैसी आंखें, रेशमी से बाल, लेकिन जुबान खुली तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान की कामा विधानसभा क्षेत्र से उतरी
नौक्षम चौधरी ने प्रचार में कुछ ऐसा कहा जो सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। और महाराज जी आपके हेडक्वार्टर से, मंदिर से ऐलान करते हैं। सुन रहे हैं ना, मैडम को चुनाव लड़ना आता है, वोटों के दम पर नहीं, वादों की बिसात पर नहीं। इनका सियासी अंदाज अलग ही है। वोट मिले तो मिले, ना मिले तो जूता चलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सोचिए, चुनाव से पहले ये हाल है तो मैडम अगर जीत जाएंगी तो क्या होगा? पत्थर पे पत्थर से ईंट चलाने, किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। जिनको जनता का सेवक माना जाता है, उनकी जुबान से जहर टपकने लगे तो क्या ही करेंगे। मैडम गोलियां भी चलाती हैं, ईंट पत्थर भी बरसाती हैं, बंदूक भी इतनी आग नहीं उगलती होगी जितना इनकी जबान से निकला। सोचिए, जो खुले मंच पर ये ऐलान कर दे कि वो चुनाव जीत जाए तो क्या ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जूते का और इसी बीच मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए मिजोरम के लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने पर शानदार मिजोरम बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस चुनावी राज्य के लोग उनके परिवार के सदस्यों की तरह हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या कुछ काम किए। मिजोरम के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने रेलवे, स्वास्थ्य, खेल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के बलबूते मिजोरम में वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की भी क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्य को दिल्ली से जोड़ने के लिए कई काम किए, तो साथ ही उन्होंने किसानों को दिए जा रहे फायदे भी गिनवा डाले। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए राशन को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश भर में मुफ्त राशन आपूर्ति की अवधि भी 5 साल के लिए बढ़ा दी। इससे देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगले 5 साल तक केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलेगा। लेकिन चुनाव प्रचार में सरकार के इस फैसले की घोषणा से विपक्ष नाखुश नजर आया। इस कदर नाखुश कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में संकेत ने लिखा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी मंत्री चुनाव के सामने इस तरह की घोषणा नहीं कर सकता। इससे मतदाता प्रभावित होते हैं। ऐसे में निःशुल्क राशन आपूर्ति की अवधि बढ़ाना कोई अत्यावश्यक घोषणा नहीं है। केंद्र के इस फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री बाद में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इसकी घोषणा की। वहीं इस मामले में साकेत चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर के भी पहुंच गए।